हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हिस्टोरिकल एनालिसिस के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आज के टाइम पे भी काफ़ी रेलेवेंट नज़र आ रही है। तो आज हम बात करेंगे गदर मूवमेंट, जो कि हम कह सकते हैं आज से 110 साल समथिंग पहले हुई थी। लेकिन इसके जो तार जुड़ेंगे, इसके जो हम कनेक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं इंडो कनाडा रिलेशंस। बहुत ही ब्रीफ में उसकी बात करेंगे। हम ज़्यादा यहाँ पे इंडो कनाडा रिलेशंस में नहीं जाने वाले, लेकिन जस्ट एक पर्सपेक्टिव देने के लिए यहाँ पे बात करेंगे कि जिस तरीके से इंडो कनाडा रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ते हुए दिखे हैं। अब किसकी ज़्यादा गलती है, किसकी नहीं गलती है, इन चीज़ों में भी जाने का कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। बट जिसकी भी ज़्यादा गलती है, जिसके भी एंड पे चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी हैं, वट एवर द सिस्टम इज़, बट क्या चीज़ें संभाली जा सकती थी, क्या नहीं जा सकती थी, ठीक है, वो एक डिफरेंट यहाँ पे पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन इंडो कनाडा रिलेशंस में यहाँ पे फिर से रोल जो सेंटर स्टेज ले ली है, वो ले ली है इंडियन इमिग्रेंट्स ने, ठीक है, इंडियन इमिग्रेंट्स। लेकिन इंडियन इमिग्रेंट्स ऐसा नहीं है कि पिछले 20-30 साल से वहाँ पे गए हों। ये जो इमिग्रेशन की जो वेव है, ये 1890 से चल रही है, जहाँ पे प्राइमरली जो ज़्यादा लोग गए हैं वो कहाँ से गए हैं, पंजाब से ही गए हैं, ठीक है। पंजाब का भी इलाका है, डैट इज़ द दोआबा रीजन। दोआबा मीन्स द लैंड जो कि दो रिवर्स के बीच में पड़ता है, डैट इज़ ब्यास एंड सतलुज, जिसमें जलंधर और होशियारपुर जैसे जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। वहाँ पे लैंड छोटे होने की वजह से, ज़्यादा लैंड पार्सल्स ना होने की वजह से, हमेशा एक जो रुझान वहाँ के लोगों का पिछले 100-120 सालों से क्या रहा है कि वो फॉरेन की तरफ हमेशा देखते थे। तो 1890s वाले एरिया से दोआबा रीजन, फिर से मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ द दोआबा रीजन ऑफ पंजाब। यहाँ से इमिग्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा है और यही लोग बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं कनाडा में, और बाद में यूएस में भी रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। लेकिन ये जो एक्टिव रहे थे, क्या ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थे या नेशनल एक्टिविटीज़ में एक्टिव थे, ये पॉइंट यहाँ पे ये आता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन इमिग्रेंट्स जो कि 120 साल पहले छोड़ के गए देश को, ठीक है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और भी कई कारणों से, तो हम देखते हैं कि उनका पेट्रियोटिज्म, उनका नेशनलिज्म, उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। वो बाहर रहकर भी देश को आज़ाद कराने की बातें करते थे। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं गदर मूवमेंट की। गदर का मतलब ही रिवोल्ट है। दिस वर्ड इटसेल्फ मीन्स रिवोल्ट। तो अभी ऐसा क्या हो गया, जो लोग सबसे ज़्यादा पेट्रियाटिक थे, जिसमें पंजाब का मेंशन हमने किया, और भी इलाकों से डेफिनेटली लोग गए थे, ओनली पंजाब यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे पंजाबीज आपको ज़रूर देखेंगे। तो लगभग 100 साल बाद, लगभग ऐसा क्या होता है कि ये जो गदर वाली जो एक स्पिरिट है, हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं गदर स्पिरिट, ये जो गदर स्पिरिट है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है, बिल्कुल फ्लिप कर जाती है। यही जो नेशनलिज्म पेट्रियाटिज्म वाली चीज़ें हैं, जो कि गदर स्पिरिट की वजह से आती है, गदर मूवमेंट की वजह से आई, यही चीज़ें अब एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में बदल गई, जिसकी वजह से रिलेशंस दो काफ़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ में काफ़ी ख़राब होते हुए जा रहे हैं, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं रात। तो उसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन इमिग्रेंट्स ने उस टाइम पे नेशनलिज्म के, जो हम कह सकते हैं कि फीलिंग को सपोर्ट करने की बात की थी, आज़ादी की बात की थी, और काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए थे। तो इसको आज के कंटेक्स्ट में डालें तो गदर स्पिरिट का गायब हो जाना, गदर स्पिरिट का बिल्कुल टर्न हो जाना बड़ी ही हैरानी वाली बात है। हालांकि इसके पीछे और बहुत सारे पॉलिटिकल कॉजेज़ है, काफ़ी सालों के बाद चीज़ें, सेंटिमेंट्स बदलते भी हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे देखने वाले हैं द गदर मूवमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ रिटन गदर की गूंज, गदर दी गूंज, बेसिकली इन गुरमुखी स्क्रिप्ट इन पंजाबी लैंग्वेज, जिससे समझ में आता है कि पंजाबीज एक्चुअली गदर मूवमेंट में सबसे आगे थे, सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म को प्रमोट करते हुए दिख रहे थे, ठीक है। लेकिन आज अगर हम डायस्पोरा की बात करें तो ये जो स्पिरिट है काफ़ी हद तक कम होती हुई दिख रही है, अपरेंटली जो लगता है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द गदर मूवमेंट हिस्टोरिकली, कि किस तरीके से इमिग्रेशन हुई और वहाँ के लोग जो हैं
वो सपोर्ट कर रहे थे द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत ही ब्रीफ में कि 1890s में इंडियन इमिग्रेशन एक अच्छे खासे स्केल पे कनाडा की तरफ स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, पंजाब और बाकी एरिया से भी 1890s। और वो जो लोग वहाँ पे स्टैब्लिश होना शुरू होते हैं वो बेसिकली कौन थे? हु वर दे वर द सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में होने की वजह से उनको काफ़ी जगह पे वो जाते थे, काफ़ी जगह उन्हें ऑपरेशंस करने पड़ते थे, कभी कनाडा, कभी इंग्लैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी और जगह। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल एक्सपोजर उन सोल्जर्स का होता गया, जिसमें से सिख सोल्जर्स जो कि पंजाबी सोल्जर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा था। और पहले जब हम पंजाब की बात करते हैं तो इट वाज यूनाइटेड पंजाब, जिसमें हिमाचल, हरियाणा भी डेफिनेटली उसका पार्ट था। सो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में, तो यू कैन सी क्लियरली सी कि जो वेव स्टार्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन लोग हैं? दे आर द इंडियन सोल्जर्स, जो कि इंडियन आर्मी नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी तो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। दैट इज़ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसको हम ब्रिटिश आर्मी भी कह सकते हैं। तो इनके ऑपरेशंस, इनकी नीड्स, ब्रिटिश आर्मी की नीड्स की वजह से कभी कहीं ट्रैवल करना, कभी कहीं ट्रैवल करना, उसकी वजह से एक्सपोजर होता है कनाडा और बाकी एरियाज़ में। और जब वहाँ पे वो खुले मैदान देखते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ देखते हैं, और देखते हैं कि बैक होम इंडिया, स्पेशली जब हम पंजाब की बात करें तो काफ़ी वहाँ पे ज़मीनों में उतनी उनको बरकत नहीं दिख रही थी, उतने खुले लैंड्स नहीं थे, स्पेशली इन सेंट्रल पंजाब को यहाँ पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ का रुझान बढ़ता चला गया, और भी बाकी इलाकों से लोग गए। यू कैन से इंडेंचर्ड लेबर की फॉर्म में ईस्टर्न इंडिया से लोग गए, जो कि मॉरिशस, फिजी जैसे देशों में भी मौजूद हैं, जिनको हम गिरमिटियास कह देते हैं, इंडेंचर्ड लेबर कह देते हैं। इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ने जाते थे, वो उनका जो एक रेशो होगा वो भी काफ़ी हाई हो गया नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ में। तो स्टूडेंट्स का भी रोल यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं, कभी कोई उनको स्पॉन्सर कर रहा है, कभी कोई बड़ा राजा उनको स्पॉन्सर कर रहा है, कभी कोई स्कॉलरशिप दे रहा है। तो ड्यू टू वेल्दी इंडियंस काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने चले जाते थे। इनका जब नेटवर्क फॉरेन में आने लगा, फॉरेन में बढ़ने लगा, ठीक है, 1900s आते आते जब इंडियन जो डायस्पोरा है वो सिग्निफिकेंट होने लगा, तो उनकी नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जब ज़्यादा 1890s की, जैसे हमने अभी बात की, 1900s में थोड़ी इमिग्रेशन की वेव भी ज़्यादा होती हुई दिखेगी, तब हमें एक और चीज़ नज़र आएगी कि कनाडा जैसे कंट्रीज़ रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देंगे। रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं, दे लिटरली वांट टू गो टू सम अदर कंट्री, कहीं पे शिप से उतरे हैं, बिल्कुल कनाडा या फिर यूएसए में जाने को तैयार है। तो ये जो इमिग्रेशन की वेव है, ये तो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस की इसकी तरह आप इसको समझ सकते हो। जिस तरीके से यूएसए को भरा गया, जिस तरीके से यूरोपियंस ने बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में यूएस में एंट्री की, जो आज यूएसए है, पहले ऐसा कुछ कंट्री था ही नहीं, यूएसए था ही नहीं, उसी तरीके से कनाडा में भी इमिग्रेशन हुई। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे यूरोपियंस तो हैं डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पे एशियन मूल के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एंट्री की, जिससे उनको डर हो गया कि शायद फ्यूचर में जाके हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो 1900s में एक और चीज़ हम क्या देखते हैं, कनाडा, और टू एन एक्सटेंट कनाडा से थोड़ा कम हम लगा सकते हैं यूएस, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लॉज ले आते हैं जिसकी वजह से उनको ज़मीन लेने में दिक्कत हो, उनको यहाँ पे बसने में दिक्कत हो, सिटीजनशिप में दिक्कत हो। ये सारी चीज़ें 1900s में आनी शुरू हो जाती हैं। और याद रखना, पहले कनाडा कोई लिबरल कंट्री नहीं था, हालांकि आज लिबरल है, लेकिन यू कैन से कि सिंस वो फाइव आइज अलायंस का पार्ट है, जो कि फाइव आइज अलायंस हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है, तो वो उनके जो मंसूबे हैं वो 100 साल जो पहले थे वो भी आज ही हैं, उनके तरीके खाली बदले हैं। वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट की गवर्नेंस कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो किसी पे राज नहीं कर सकते, इतना सा फ़र्क है। तो थोड़ा डिफरेंस आने के बाद भी उनके मंसूबे बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। डिवाइड एंड रूल जो है वो एंग्लोस्फेयर कंट्रीज़, कनाडा, यूएस, यूके, वो आज भी खेलते हैं, दो इंडियन कम्युनिटीज़ या दो दूसरी कम्युनिटीज़ को लड़ा के। वो एक अलग बात है कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, तरीके बदल जाते हैं लेकिन मंसूबे यहाँ नहीं बदलते हैं।
तो 1900 से गदर मूवमेंट, वो मूवमेंट जो कि ऐसे इंडियंस ने स्टार्ट की जो कि फॉरेन लैंड्स में गए थे, उन्होंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया और नेशनलिस्टिक मूवमेंट शुरू कर दी 1900s में, जब देखा कि इंडिया से बाहर आके भी कनाडा जैसे कंट्रीज़ में, यूएस जैसे कंट्रीज़ में उनको कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है। क्योंकि 1900s में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन 1900s, काफ़ी एंटी इमिग्रेशन लॉज लाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के लॉज लाए जा रहे हैं कि इंडियंस को, बाकी एशियंस को यहाँ पे डिस्करेज किया जा सके यहाँ पे आने में। तो कनाडा पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, बिल्कुल ब्रिटिश लॉज ही वहाँ पे लगते थे, रेसिज्म और ये सारे एंगल्स तो डेफिनेटली थे ही थे। तो ये सारी चीज़ें इंडियंस और बाकी एशियंस के लिए बहुत दिक्कत कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इसी की वजह से इनको यूएस में भी अपने जो हम कह सकते हैं कि जो हेड क्वार्टर्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शिफ्ट करना पड़ा। सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएस में है, ठीक है, वहाँ पे इनको अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी गतिविधियाँ तेज़ करनी पड़ी जो इंडियन नेशनलिस्ट है, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा फ्री कंट्री यूएस तब भी था और देखा जाए तो आज भी है। ठीक है, हालांकि प्रॉब्लम वहाँ पे भी काफ़ी थी बिकॉज रेसिज्म तो उस टाइम पे भी था, रंग का जो भेदभाव है इनफैक्ट होता आज भी है, लेकिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे था। तो लिबरल हो कंट्री ना हो डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे दिक्कतें आती हुई दिख रही थी। अब उसके बाद इंडियंस को यहाँ पे समझ में आया जो कि बाहर आए कि अगर हम अपने देश में आज़ाद नहीं हैं तो इसका ये मतलब है कि हम बाहर भी जाएंगे वहाँ भी इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है, वहाँ भी हम आज़ाद नहीं है, वी आर नॉट फ्री। अगर इवन अगर हम बाहर सेटल हो जाएं, कनाडा, यूएस, कहीं भी, तो हमारी इज़्ज़त तभी है अगर हमारा देश आज़ाद है। तो बाहर जाने के बाद भी उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा अपने मदरलैंड से, उसकी फ्रीडम के लिए वो लग गए। तो 1900s में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं और 1913 के आसपास क्या होता है, जब बेसिकली 1913 से गदर मूवमेंट शुरू होगी, उससे पहले ही प्री गदर अगर एक्टिविटीज़ देखें तो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ उससे पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, 1919 में क्या होता है, 1913 में, सॉरी, व्हाट हैपेंस इन 1913, स्वदेश सेवक होम बनाया जाता है वैंकूवर में, स्वदेश सेवक होम, सो दैट नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ को एक डायरेक्शन दी जा सके। यूएस में बनाया जाता है यूनाइटेड इंडिया हाउस, वैंकूवर और ये सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद जब लोग और ज़्यादा कंबाइन होते हैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना शुरू होते हैं, उसके बाद 1913 में फाइनली गदर मूवमेंट स्टार्ट होगी। इस तरीके से आप देख सकते हो, जिसमें पंजाबी इमिग्रेंट्स आपको यहाँ पे काफ़ी दिखेंगे, किस तरीके से ये लोग कनेक्ट करते थे आपस में और नेशनलिस्टिक मूवमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे बात क्या होगी कि किसी भी रिलीजन, किसी भी रीजन को यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। एक नेशन को एक यूनिट समझा जा रहा था और उसी की इम्पोर्टेंस थी। वो अलग बात है कि जो ज़्यादा इनिशिएटिव था वो पंजाबी सूबा से ही आ रहा था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन और भी इम्पोर्टेंट लीडर्स जो कि हमने आज़ाद हिंद फौज वाली में भी बात की थी, राज बिहारी बोस हो गए, और लीडर्स हो गए तारक नाथ जात दास जैसे, जिसके हम आगे बात करेंगे, उनका रोल भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। जो एक हल्का सा बैकग्राउंड हम कह सकते हैं जो कि आता है बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गदर मूवमेंट। तो गदर मूवमेंट वही मूवमेंट है, वही फीलिंग वाली मूवमेंट है जिसमें इंडिया को आज़ाद कराने वाली बात की जा रही थी, जिसमें एक्सपैट्रिएट इंडियंस शामिल थे जो कि ब्रिटिश रूल को यहाँ पे ओवरथ्रो करने की बात कर रहे थे। 1913 में स्टार्ट होती है, हालांकि प्री गदर एक्टिविटीज़ भी बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, तो ये गदर मूवमेंट है जिसमें पंजाब का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो पंजाब का रोल है आप देख सकते हैं कि एक लॉयलिस्ट वाला बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल एंटी ब्रिटिश आपको नज़र आएगा। और जहाँ पे डीपली रिलीजियस पर्सनस भी रिलीजन की बात करते हुए नहीं नज़र आएंगे, इंडियन यूनिटी की बात करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, गुरदित सिंह, करतार सिंह सराभा, कांशीराम, पंडित काशीराम जो कि हरियाणा से आते थे। ठीक है, अमीर चंद, रहमत अली, जीवन सिंह, वीजी पिंगले जो कि महाराष्ट्र से आते थे, जगत सिंह, कहर सिंह। तो इसमें बहुत डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया से लोग आए और उन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें एक ही सूबा है,
सारे सूबे यहाँ पे रिप्रेजेंटेड थे, लेकिन डोमिनेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पंजाब सूबा की आपको डेफिनेटली दिखेगी। अब वर्ल्ड वॉर वन का यहाँ पे आना, जो कि 1914 में आता है, इसका भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन का आना। अब वर्ल्ड वॉर वन का आना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? अब गदर मूवमेंट का जो मेन मोटिव था वो आज़ादी दिलाना तो था, लेकिन कैसे था? वो था थ्रू आर्म्ड रिवोल्ट, लड़ाई करके, देश में आर्मी को उकसा के, वेपन सप्लाई करके, इन चीज़ों से। तो ये बिल्कुल कांग्रेस या फिर महात्मा गांधी वाली सोच पे नहीं चल रहे थे। ये रेवोल्यूशनरीज थे, जो भगत सिंह और जितने भी और रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, चाहे अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत है, कोई भी है, उनकी सोच पे चलने वाले थे। दे वॉन्टेड टू स्मगल आर्म्स, आर्मी को इंस्टिगेट करना चाहते थे सो दैट वो ब्रिटिश को वहाँ से ओवरथ्रो करने का काम करे। और वर्ल्ड वॉर वन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नज़र में आ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर वन में यहाँ पे बिजी होगी, उसके खिलाफ होंगी यहाँ पे सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, जो कि आज टर्की है। ठीक है, ये सारी पावर्स यहाँ पे हमें दिखेंगी। इसमें जर्मनी का भी थोड़ा सपोर्ट आपको आता हुआ दिखेगा। तो इन चीज़ों की वजह से इनको लगा कि मौका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दम लगाया जाए तो ब्रिटिश को लगाया जा सकता, ब्रिटिश को यहाँ पे बाहर निकाला जा सकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। हालांकि अगेन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो गदराइट्स हैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ब्रिटिश को। ब्रिटिश पावर कम नहीं थी, ब्रिटिश पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, जो ये सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ थी। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर वन का यहाँ पे आउटब्रेक होना गदर मूवमेंट को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देने की काम करता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तारक नाथ दास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे गदर मूवमेंट में। ये लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात करेंगे। और शुरू में राश बिहारी बोस, जो कि आज़ाद हिंद फौज में भी कहीं ना कहीं उसके पहले फेज़ में शामिल थे, उनका रोल भी यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि बाद में जापान में चले जाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग बहुत बेसब्री से इमिग्रेशन की तरफ जाते थे। और 1903 और 13 के बीच में हम देख सकते हैं कि ये जो स्पीड थी माइग्रेशन की, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बेस भी बनता है, एक बेस भी तैयार हो जाता है कि जो गदर मूवमेंट का बेस होगा वो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखता था। क्योंकि अगर बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम इमिग्रेंट्स होंगे, तो मूवमेंट के लिए बेस कहाँ से मिलेगा? तो 1900s के बाद ये जो चीज़ें फैलती हैं, ये जो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, गदर मूवमेंट का जो बेस और तगड़ा हो जाता है। और आग में घी डालने का काम यहाँ पे क्या करेगा, कैनेडियन गवर्नमेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट यूएस गवर्नमेंट, उनके जो लॉज होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे साउथ एशियंस, जिसमें डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ा एक कंट्री है, उनकी एंट्री को बैन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे एंटर ही ना कर पाएँ। तो ये सारे जब हथकंडे यहाँ पे अपनाए जाएंगे साउथ एशियंस की एंट्री को लिमिट करने के लिए, इनके पॉलिटिकल राइट्स छीनने के लिए, इनको सिटीजनशिप ना देने के लिए, तो ये जो गुस्सा है वो भड़कता ही जाएगा। क्योंकि कनाडा को भी एक एक्सटेंशन माना जा सकता है ब्रिटेन का। हालांकि एक लोकेशन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में थी, लेकिन आइडिया वाइज ये ब्रिटेन से कम नहीं था। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है। ठीक है, और जो माइग्रेंट्स है वो याद रखना, मिलने के लिए अक्सर गुरुद्वारास का भी यूज़ करते थे, और वहाँ पे भी पॉलिटिकल और ये जो इंडियन एसोसिएशंस हैं, ऐसी बातें वहाँ पे भी हुआ करती थी। आज के हिसाब से देखें तो some of the gurdwaras are being used for the anti-Indian elements as well. तो ये जो रोल है बिल्कुल आजकल काफ़ी हद तक रिवर्स होता हुआ दिखता है, जिसके कारणवश जो रिलेशंस हैं, स्पेशली पंजाब की बात करें, सिख कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, वो स्ट्रेन होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 100 साल पहले चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये जो गुरुद्वारास है, नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे शय देने का काम कर रहे थे, प्रमोट करने का काम कर रहे थे। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब 1900s में यूएस में भी इंडियंस जा रहे थे, जो कनाडा में दिक्कतें बढ़ती हुई जा रही थी, लेकिन यूएसए में जब इंडियंस ज़्यादा जा रहे थे तो वहाँ पे
उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट चल रही थी, डैट इज़ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि रशियन रेवोल्यूशन तो नहीं आया था उस टाइम पे, लेकिन वर्कर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो आप लोगो देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड था, IWW, ठीक है। जिसकी वजह से लेबर यूनियंस में पार्टिसिपेट करते थे इंडियंस। तो लेबर अनरेस्ट या फिर लेबर यूनियंस में पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाली मूवमेंट में पार्टिसिपेशन, ये कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाती है विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो मूवमेंट है, जिसको आज हम लेबर यूनियंस की मूवमेंट भी कह सकते हैं, ट्रेड यूनियंस की मूवमेंट भी कह सकते हैं, ये भी उस टाइम पे काफ़ी हवा पकड़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही थी उस टाइम पे, स्पेशली यूएस की बात करें तो ये चीज़ें भी सपोर्ट कर रही थी द कॉज ऑफ नेशनलिज्म। अब 1913 में क्या होगा, ठीक है। अब याद रखना, यूनाइटेड इंडिया हाउस बन चुके थे, ठीक है, और प्री गदर एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज थी और अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट तरीके से हो रही थी। एक सिंगल हेड उसको नहीं कहा जा सकता कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और वही सारा कुछ यहाँ पे देख रही है। तो 1913 में होगा क्या, गदर मूवमेंट सबको ऑर्गेनाइज करने का काम करेगी। सारे मेजर लीडर्स एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही आपको छत के अंदर दिखेंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के अंडर आपको दिखेंगे। जिसमें शुरुआत की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि तारकनाथ दास, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाला हरदयाल, जो कि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बड़े इंटेलिजेंट माने जाते थे। तो इन्होंने स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को ऑर्गेनाइज करके, लेक्चर्स दे के, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मंथली मैगजीन्स के थ्रू काफ़ी नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लिटरेचर बहुत बड़ा हिस्सा होगा इनके आइडियाज़ को प्रमोट करने की, जहाँ तक बात है। लिटरेचर विल प्ले अ ग्रेट रोल इन दिस। जिसमें गदर दी गूंज, गदर न्यूज़पेपर और भी काफ़ी तरह के जो चिट्ठे होंगे वो शामिल होंगे नेशनलिज्म के कॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। रास बिहारी बोस के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके साथ विष्णु गणेश पिंगले, जो कि मराठी एरिया से आते थे, इनका भी रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी मीटिंग्स विद इन इंडिया भी होती थी। ये भी देखा जाता था कि इंडिया के अंदर सेंटिमेंट क्या है। इमिग्रेंट्स बाहर तो काफ़ी यहाँ पे जोश दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया में वही सेंटिमेंट है? पंजाब में, यूपी में, बंगाल में, बंगाल सबसे आगे था डेफिनेटली, क्योंकि अनुशीलन समिति सबसे पहले वहीं बनी। तो क्या वहाँ पे भी इतना ही जोश है? तो जोश वहाँ भी दिख रहा था। हालांकि एक गलती जो ये कर गए, दैट इज़ द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर, जो इनको एंड में महंगी भी पड़ जाती है। तो वीजी पिंगले यहाँ पे देख सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर, मराठी लीडर। एंड सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भकना, जो कि आज़ादी के बाद इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर बनते हैं, पंजाब के फार्मर लीडर बनते हैं, और इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर हैं सोहन सिंह भकना। तो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और ये बहुत बड़े दिग्गज लीडर थे गदर मूवमेंट के, सोहन सिंह भकना। और ये वीजी पिंगले। और जब सवाल की बात करें तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम्स में कि ये लीडर्स कौन सी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर दे कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ लीडर्स के बताओ कि इनमें से कौन सा लीडर या फिर कौन सा लीडर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में शामिल है या नहीं है। तो मूवमेंट के लीडर्स, किसी भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट के लीडर्स इंपॉर्टेंट पता होने ज़रूरी हैं। सिमिलरली ये एक और प्रोमिनेंट लीडर आ जाते हैं जिनका नाम है हरनाम सिंह टुंडीलत। ठीक है, अगेन ये वो लीडर्स होंगे जो कि आज़ादी दिलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और बाद में ये फार्मर और कम्युनिज्म के साथ भी जुड़ के सोशलिस्ट और इन कॉजेस में भी शामिल होंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आ जाते हैं बाबा वसाखा सिंह, जो कि एक सेंटली पर्सन थे, लेकिन
पूरे इंडियन कॉज में डेडिकेटेड थे, वसाखा सिंह। और इन लीडर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट जब पीसीएस की बात करें, पंजाब पीसीएस की या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, क्योंकि इंडो कनाडा थिंग काफ़ी चल रही है, तो उसकी वजह से ये जो सारे पर्सनालिटीज़ हैं इनके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं। सो दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गदर पार्टी, उसका इनिशियली जो नाम दिया गया था दैट वाज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट, अगर आप आज भी देखें वैंकूवर जैसे शहर कनाडा में, सैन फ्रांसिस्को, ये वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ते हैं। किसके वेस्टर्न कोस्ट पे? यूएस के। लेकिन वहाँ पे कौन सा ओशन लगता है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है, ये नाम रखा गया था। बाद में इसको गदर कर दिया गया और जिसके आइडियाज़ जो हैं, जिसका जो स्केल है ग्रेजुअली बढ़ा दिया गया जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 आती है, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह, दादेहार, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, सोहन सिंह भकना, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके लीडर्स हैं। सबके नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है। और जब पीसेस की बात करें तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौलवी बरकतुल्ला, पंडित काशीराम मरौली जो कि हरियाणा से आते हैं, ठीक है, जब भी ये इंडिया चले गए थे तो इनको फांसी लगा दी गई थी, तो इनका नाम भी यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए, स्पेशली फॉर हरियाणा एग्ज़ाम्स। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। काफ़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और लीडर्स की बात करें तो दयाल जी, तारकनाथ दास, मौलवी बरकतुल्ला, करतार सिंह सराबा, जो कि अदरवाइज भी बहुत प्रोमिनेंट रेवोल्यूशन रहे हैं इंडिया में, इवन ही वॉज प्रेजेंट। शहीद उधम सिंह, वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो पूरा जो रेवोल्यूशनरीज का नेटवर्क था जो उस टाइम पे एक्टिव थे, वो जुड़े हुए थे इस मूवमेंट के साथ। अब इस तरीके से आप देख सकते हो, ये गुरमुखी में लिखा हुआ है कि अखबार, वीकली न्यूज़पेपर द गदर, और गदर बेसिकली न्यूज़पेपर का भी नाम था इनका, किस तरीके से लिटरेचर, पेपर्स, वीकलीज की हेल्प से ये अपने आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे। ये उकसा भी रहे थे लोगों को, जोश भरने का काम कर रहे थे। पैम्फलेट्स छाप रहे थे जैसे कि अंग्रेज़ी राज का दुश्मन, ठीक है, इस तरीके के इश्तिहार आते थे कि वांटेड ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है, टू स्टर अप रेबेलियन इन इंडिया, ताकि इंडिया को आज़ाद कराया जा सके। मिलेगा क्या? पे क्या होगी आपकी? डेथ, आपको शहीदी देनी पड़ेगी। प्राइस क्या होगा? मार्टियरडम, शहीद हो जाओगे आप। और पेंशन, मतलब आपको मिलेगा क्या लॉन्ग टर्म तक? लिबर्टी। इस तरीके के बहुत यूनिक तरीके से जो इनके आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाते थे थ्रू दी गदर लिटरेचर, जिसकी वजह से आइडियाज़ काफ़ी प्रमोट भी किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पार्टी की है, जो इस आइडिया की है, डैट इज़ इट्स सेकुलरिज्म। किसी रीजन, रिलीजन, किसी एरिया को, किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी यहाँ पे। सो इट वाज सेकुलर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंक्लूसिव आइडिया था इनका, सबको जोड़ने की यहाँ पे बात थी। तो लोकल पेट्रियाटिज्म, लोकल आइडियाज़, इन सबको नकारने वाली बातें यहाँ पे की जा रही थी। उर्दू और ये बाकी भी जो है इनके आइडियाज़ यहाँ पे आते थे। तो यू कैन सी कि लिटरेचर वाले काम में इन्होंने काफ़ी काम किया है। दे वर रियली एक्टिव इन द लिटरेचर पार्ट। ये पंडित काशीराम, जिनको बाद में फांसी दी गई, और इनको किस तहत फांसी दी गई, उस केस का नाम है हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, जो कि 1917 में होता है। हिंदू जर्मन, अब यहाँ पे हिंदू का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं माना जा सकता, हिंदू मतलब यहाँ पे इंडियन। अब 1914 में मेन दुश्मन कौन था अलाइड पावर्स का? ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस एंड सो ऑन, दैट इज़ जर्मनी। जर्मन एम्पायर था उस टाइम पे। तो जर्मनी यहाँ पे अपने कॉन्सुलेट जो कि यूएस में था, उसकी मदद से हेल्प कर रहा था यहाँ पे इंडियंस की। कुछ फंड्स, कुछ हेल्प उन्होंने प्रोवाइड की। तो ये माना जाता है कि ये इंडिया और जर्मन कॉन्स्पिरेसी थी, जिसकी वजह से वो ओवरथ्रो करना चाहते थे ब्रिटिश को इंडिया से, जो कि बात सच है, लेकिन इसका स्केल उतना बड़ा नहीं था।
बड़े लेवल पे चीज़ होती तो शायद कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती। तो 15 मार्च 1915 को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनको हैंग कर दिया और बाद में और भी लीडर्स को सज़ा दी गई एज पर द सिंधु जर्मन कॉन्स्पिरेसी ट्रायल, जिसकी हमने अभी बात की। तो इनका जो सेक्रीफाइस की जो स्पिरिट है वो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल की यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि अलाइड पावर्स यहाँ पे जीत जाती हैं, बाकी पावर्स भी जो एंटी अलाइड पावर्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा एक्टिव हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी ऐसा। सो ड्यू टू दीज थिंग्स, ड्यू टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ देयर पावर्स, ड्यू टू द फैक्ट कि वो ब्रिटेन को भी थोड़ा सा हल्का हाँक रहे थे, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जो कि मेजर वीकनेस कही जा सकती है इस मूवमेंट की। राजा महेंद्र प्रताप का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं रोल था। राजा महेंद्र प्रताप जो कि यूपी एरिया से आते थे और उन्होंने कुछ टाइम के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई अफगानिस्तान में, प्रोविजनल गवर्नमेंट, दैट टू इन अफगानिस्तान। लेकिन सिंस जो वहाँ के आमिर थे वो प्रो ब्रिटिश ज़्यादा थे, तो ज़्यादा वहाँ पे हेल्प नहीं मिल पाती है और ये सारा जो प्लान है ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। इस पार्टी की बात करें तो याद रखना, जैसे ही पार्टी क्रश हुई थी गदर पार्टी, एकदम से ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद होता क्या है कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म और इन चीज़ों में इनके मेंबर्स चले जाते हैं जो बच जाते हैं, और 1948 में इस पार्टी को फाइनली डिसॉल्व किया जाता है। तो गदर पार्टी इन डिफरेंट फॉर्म इट कीप्स ऑन एग्जिस्टिंग, एकदम से ख़त्म नहीं होती है, 1948 में ही जाके वो ख़त्म होगी। तो ये भी सवाल डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है। और बाकी रेवोल्यूशनरीज के बारे में तो हमने देखा ही है, लेकिन यहाँ पे एक वुमन रेवोल्यूशनरी भी आती हैं जिनका नाम है गुलाब कौर, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द गदर मूवमेंट। इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुँचाना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ पे अंजाम देना, ठीक है। तो इनका नाम भी यहाँ पे सामने आता है। सो वेमेन वाला जो एंगल है वो भी यहाँ पे कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि देयर वाज नो वेमेन रेवोल्यूशनरी। तो इनके कंट्रीब्यूशन को भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। उसके साथ के भी मेनन, मेवा सिंह, लोपो के, केसर सिंह, बलवंत सिंह, संतोख सिंह एट्सेट्रा, ये लोग भी यहाँ पे शामिल थे, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क था गदर मूवमेंट का अगर हम देखें। अब थोड़े कैरेक्टर की बात करते हैं गदर मूवमेंट की, कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे इनके, जो कि डेफिनेटली आपको रिटन फॉर्म में आ सकते हैं या फिर अदरवाइज भी आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे है एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट। सबसे बड़ी बात है कि दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो चाहते थे ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर दिया जाए, आर्म्ड तरीके से हमला करके, शांति वाले तरीके, महात्मा गांधी वाले तरीके से नहीं। दे वॉन्टेड टू अपरूट द ब्रिटिश। तो मतलब एंटी कॉलोनियलिज्म तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड, सेंटिमेंट मेन था। सेकेंड इज ए ग्लोबल डायस्पोरा। अब ऐसा नहीं है कि सब यूएस और कनाडा में ही कनेक्टेड थे, चाहे कोई मैक्सिको में है, चाहे कोई फिलीपींस, जापान, सिंगापुर, तो सारे जितने भी ग्लोबल डायस्पोरा है गदर के थ्रू कनेक्टेड थे, जिसमें डेफिनेटली पंजाब के जो सिख्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कहा जा सकता है और बाकियों का भी कहा जा सकता है। सो ग्लोबल मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं आउटसाइड इंडिया। ग्लोबल इसकी आउटलुक थी। सो इट हैड अ ग्लोबल आउटलुक एंड अप्रोच। ग्लोबल अप्रोच। तो नेक्स्ट देखें रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल क्यों? रेडिकल का यहाँ पे क्या मतलब है? रेडिकल मीन्स के बिल्कुल बदलना चाहते थे, टोटल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। तो रेडिकल आइडियोलॉजी का यहाँ पे मतलब होगा कि ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई डोमिनियन स्टेटस मांगना है, कुछ भी ऐसा। दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड दैट्स इट। इसमें कोई भी मिडल पाथ नहीं था। इनकी जो एक निगाह थी, इनका जो विजन था बड़ा क्लियर था कि आज़ादी चाहिए, वो भी थ्रू मिलिट्री एंड आर्म्ड मीन्स। सो एग्रेशन, रेडिकलिज्म डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा था। और बाकी जो कांग्रेस और बाकी जो मॉडरेट एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ डेफिनेटली इनका कोई लिंक नहीं था। पब्लिकेशन और प्रोपेगेंडा, जैसे कि गदर न्यूज़पेपर की बात की, तो लिटरेचर, पब्लिकेशन और डेफिनेटली जो इनका प्रोपेगेंडा था नेशनलिज्म की तरफ, उसकी वजह से भी ये काफ़ी अपने आइडियाज़ को प्रमोट कर पा रहे थे। तो प्रिंट मीडिया बहुत बड़ा एक इनका सहायक था
डेफिनेटली उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, वो होता तो उसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। तो ड्यू टू प्रिंट मीडिया दे वर एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। देन जो हमने टर्म पहले भी यूज़ की, डैट इज़ इंक्लूसिव नेशनलिज्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्लूसिव मीन्स कि आप सब रिलीजन, सब एरियाज, सबको इंक्लूड करने की बात कर रहे हो। कोई हिंदू, सिख, मुसलमान, कोई एरिया यहाँ पे नहीं इसको इम्पोर्टेंस दी गई। इम्पोर्टेंस वॉज ओनली टू द इंडियन नेशन, टू द कंट्री नोन एज इंडिया। तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात है जिसने डेफिनेटली देश को एक करने की बात की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कीवर्ड आता है वो यही आता है, द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म, कि सबको साथ लेके चलना है। कैटलिस्ट फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक कम हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो इंस्पिरेशन का काम किया उसकी वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ विद इन इंडिया बाद में कंटिन्यू होगी। और इवन जब तक आज़ादी भी होगी दे विल कंटिन्यू इंस्पायरिंग पीपल। अपना सेक्रीफाइस देके जो इंस्पिरेशन का काम किया इन्होंने, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कनेक्शन विद अदर मूवमेंट्स, ठीक है, बाकी मूवमेंट्स के साथ भी इनके कनेक्शन थे, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के मूवमेंट के साथ भी कनेक्शन हम कह सकते हैं, जैसे कि आयरिश रिपब्लिकन मूवमेंट, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, सॉरी, इनसे भी सपोर्ट इनको मिल रहा था, क्योंकि आयरिश भी इंडिपेंडेंस चाहते थे यूके से, तो ये कनेक्शन भी यहाँ पे दिखता है। तो दैट इज़ वाई इंटरनेशनल अवेयरनेस वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इनकी लेगेसी की बात करें तो लेगेसी ऑफ मार्टरडम, डेफिनेटली इन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया, इट कंटिन्यूड इंस्पायरिंग द पीपल, जैसे कि हमने पहले बात की। इम्पैक्ट ऑन लेटर मूवमेंट्स, बाद में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं तो लोगों को ध्यान में आता है कि इसके पहले सेक्रीफाइस का काम काफ़ी हो चुका है, ठीक है। तो इनका इमीडिएटली सक्सेस देखा जाए तो उतना नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पे कुछ अचीव नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया उसकी वजह से इंस्पिरेशन काफ़ी मिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इनफैक्ट आज भी इनकी एक्टिविटीज़ को बहुत इंस्पायरिंग तरीके से देखा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गदर मूवमेंट, जो हमने एक पास्ट की बात करनी थी, एक कनेक्शन की बात करनी थी अबाउट द गदर मूवमेंट। कल फिर से हाजिर होंगे एक हिस्टोरिकल एनालिसिस के साथ। सो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टेक केयर, जय हिंद।